बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुनव्वर नकवी और आप देख रहे हैं दीवान न्यूज़ नेटवर्क पर गिरदोनवा प्रोग्राम। और जैसे कि आपको पता है कि गिरदोनवा में हर दफ़ा हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद होते हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में मेहमान हैं हमारे इलाके की जानी पहचानी शख्सियत चौधरी मोहम्मद इसहाक साहब। चौधरी मोहम्मद इसहाक साहब का ताल्लक सियासत से है। ये बलदियाती वाइस चेयरमैन रहे हैं यूनी कौंसल जुंगल के, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो MPA साहब हैं जनाब चौधरी साजिद साहब, उनके करीबी साथियों में शुमार होता है। और आज बेसिकली इनके साथ जो गुफ्तगू करनी है, एक तो बलदियात की अहमियत के मतलब गुफ्तगू करनी है, और दूसरा जो अपने इलाके में इन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं। और माशाल्लाह जुंगल रोड जो चंद दिन मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, जो जहाँ पर पैदल चलना मुश्किल था, अब 10 मिनट का फासला जो है वो तय करके आप दरकाली तक भी तकरीबन पहुँच सकते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपकी आमद का, आप स्टूडियो में हमारे साथ आए। सबसे पहले तो तरक्याती कामों की बात करते हैं कि आपने अपनी यूनी कौंसल में, अगर दीगर यूनी कौंसलों का मुआवजा करें तो यूनी कौंसल जुंगल में या उसके मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं, मैंने देखा है कि जुंगल के अलावा भी जो छोटे छोटे साथ के गांव हैं उनको भी आपने रोड से लिंक किया है। तो ये बेसिकली अरसा दराज से वो इलाका मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज था। तो लेकिन आपने MPA साहब की तामर से और उनकी खुसूसी जो पैकेज था उसमें से वो रोड बनवाई जो बहुत ही इंतहाई ज़रूरत थी। तो इसके मतलब बताएं कि ये मनसूबाबंदी इलेक्शन के बाद आपने कैसे की कि इतनी बड़ी मार्जिन में अमाउंट ली और मनसूबे बनाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मुनव्वर नकवी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया अपने इस प्लेटफॉर्म से। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक बात है मेरी सियासी हवाले से, मैं पहला इलेक्शन और 2015 जो बलदियाती इलेक्शन हुआ था उसमें हिस्सा लिया बतौर वाइस चेयरमैन। तो अल्लाह पाक ने मुझे पहली दफ़ा कामयाबी अता फ़रमाई। मैं उस रब करीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर हूँ। और उसके बाद क्योंकि ये मेरा जो सियासत में आना था, ये चौधरी साजिद साहब का MPA PP9 उनकी ही मरहून मिन्नत है। उन्होंने ही मेरा पैनल तश्कील दिया और इलेक्शन के लिए मुझे सपोर्ट भी किया UC जुंगल में। तो मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस ऑनर से नवाजा। तो वहाँ से एक तल्लक भी कायम हो गया। पहले भी चौधरी साजिद साहब से हमारा एक तल्लक, रिश्ता, बरादरी वो कायम था, लेकिन जब सियासी तल्लक बना तो इस इलेक्शन में, क्योंकि 2013 में चौधरी साजिद साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद फिर 2015 में बलदियाती इलेक्शन आ गया, तो UC का वाइस चेयरमैन उन्होंने मुझे नामज़द किया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा पैनल वाज़े अक्सरियत से जीता, तकरीबन 1100-1200 की लीड से। मुकाबले में हमारे मुस्लिम लीग नून थी, हमारा आज़ाद पैनल था। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें कामयाबी अता फ़रमाई। उसके बाद जो साजिद साहब से हमारा बड़ा और गहराई का रिश्ता बन गया सियासी हवाले से, उनसे आना जाना और बाज़ मामलात में मुशावरत। और इसके बाद 2018 के इलेक्शन में UC जुंगल से हमने चौधरी साजिद साहब को क्लीन स्वीप करवाया और उन्हें भी तमाम UC से कामयाबी मिली। और यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँ कि UC जुंगल में भी उनका जो नाकामयाबी का रोल जो UC जुंगल की आवाम का था वो बड़ा अहम था। तो बाज़ अक्सरियत से UC जुंगल भी उन्होंने विन की 2018 के इलेक्शन के बाद। तो जब इलेक्शन की मुहिम थी ना, तो बेसिकली जुंगल रोड की आपने बात की, तो इलेक्शन की जो मुहिम थी UC जुंगल में, उनके हमने कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह, जलसे वगैरह करवाए।
तो जब उस रोड पे वो गए ना, जो साजिद साहब खुद, उनको अंदाज़ा हुआ कि ये लोग वाकई बहुत मुश्किल में मुश्किल हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए जी, अब दरकाली से लेकर त्याल तक, बैर त्याल तक, और इधर रतड़ी पनोट और चक सब्ज़, वहाँ से लेकर लोग रतियाल बैर रतियाल तक। तो स्कूलों में बच्चों का आना जाना, मरीज़ों का लेके आना जाना, और मुसाफिर ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े, सब लोग इस रोड पे सफ़र करते थे। तो जो साजिद साहब को हमने वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की, जब इलेक्शन मुहिम थी, तो अवाम की तरफ से भी मुतालबा था कि इस रोड को हमें जो है ना वो रोड पक्का करवा के दें। तो जो साजिद साहब की, मैं समझता हूँ कि पहली रोड जो उनको मिली थी ना, अपने PP9 में इलेक्शन जीतने के बाद, गवर्नमेंट पंजाब में बनने के बाद PTI की गवर्नमेंट थी, तो पहला जो रोड उनको मिला, तो वो उन्होंने पहला फेस उन्होंने मुकम्मल करवाया बैर त्याल से बहर कल्याल तक, और दूसरा फेस उन्होंने फिर मुकम्मल करवाया बहर कल्याल से दरकाली खुर्द तक। अच्छा, उसका मेयार का अगर देखें तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त रोड बनी है, कारपेटेड है और जी मेयार के एन मुताबिक है। जी, मैं उसमें अर्ज़ करता चलूँ कि जहाँ तक ये मेयार का तल्लुक, मेयार शाह साहब तभी बनते हैं जब कमीशन ना खाया जाए, जब ठेकेदार को जो है ना वो आप सही तसल्ली से और मेरिट पे उसे काम लें, वो तब भी आप ले सकते हैं जब कोई उसमें कोई लेन देन ना हो। तो ये तो बरमला मैं कहना चाहता हूँ, और सारा जो इलाका है वो भी गवाह है कि चौधरी साजिद MPA, उसने बतौर MPA आज दिन तक, यानी जब तक वो MPA रहे, कोई उन्होंने कमीशन नहीं खाया किसी ठेकेदार से, किसी गली नाली से, किसी सड़क से। इतना उन्होंने काम करवाया PP9 में। तो जंगल UC में कम अज़ कम 27 से 28 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए, लेकिन 1 रुपये के भी वो रवादार नहीं है, और ना ही हम हैं। यानी उनका जो नुमाइंदा बतौर UC जंगल वो मैं ही था। तो वहाँ पे किसी ठेकेदार से, कोई भी आज दिन तक कोई ठेकेदार ये क्लेम नहीं कर सकता है कि किसी ने कमीशन मांगा हो या किसी ने खाया हो। तो ये सबसे बड़ी वजह यही होती है कि मेरिट पे जब काम हो ना, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल हो, वो तब भी हो सकता है कि जब आप उसमें से कोई डेंट नहीं लगाएंगे, कोई कमीशन नहीं खाएंगे, तो फिर ठेकेदार जो होता है वो मेरिट पे काम करता है, उसको पता होता है कि अब मुझे ये पूरे तरीके से काम करना है, जितने पैसे मिले उसके मुताबिक काम करना है, मैंने किसी का लेन देन इसमें नहीं करना, तो फिर वो काम मेयारी होता है। तो यही जुंगल रोड की एक समझ लें कि एज है कि यहाँ पे कमीशन का कोई रवादारी नहीं थी, यानी कोई कमीशन का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। तो उस वजह से फिर काम ठेकेदार ने जो है ना वो अच्छे तरीके से किया, और अच्छे तरीके से उससे लिया गया काम। तो रोड के हमने विजिट किए, जब काम हो रहा था तो बार बार यानी निगरानी भी सख्त निगरानी थी उसकी। निगरानी में और कमेटीज वगैरह बना के अच्छे तरीके से रोड बनवाई। जहाँ जहाँ कोई नाले थे या कोई और चीज़ कमी थी वो सारी हमने कंप्लीट करवाई। तो बहुत मेयारी रोड बनी है। मैं समझता हूँ कि अब आप जाएं, और गए भी हैं आप, जैसा आप जिक्र आपने किया है, तो आप ये समझ, वहाँ पे आप समझेंगे कि ये कोई इस्लामाबाद या रावलपिंडी के जी जी गिरदनवाब का कोई इलाका है, बल्कि या वहाँ के इतनी लोगों अच्छी। ने इसका नाम एक्सप्रेस हाँ दे जी। रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, साजिद साहब चल का साहब, ये बड़ा अच्छा तकरीबन कितनी काम। रोड्स बनी हैं उस एरिए में? क्योंकि मैं देख रहा था कि दरकाली से आगे अगर चले जाएं तो वहां से भी रोडें लिंक कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों को। जी, वहाँ पे एक तो ये रोड है जी, बहरत्याल से लेकर पहला फेस बहर कल्याल तक है, दूसरा फेस बहर कल्याल से लेकर दरकाली खुर्द तक है, और वहाँ से दरकाली खुर्द से एक अंदर लिंक रोड निकल रही है, वो बंदोड़ जाती है। सही। तो वो भी 3 किलोमीटर रोड जो है ना, जो यानी साजिद वो साहब ने चकबेली रोड के से टच कर रही है, वो यानी आगे वहां से अगर जी पिंडी जाना चाहे तो आपके लिए जी, आसानी है। दरकाली साइड पे जितने भी गांव हैं, दरकाली कलां है, दरकाली खुर्द है, ढोकावान है, या मजीद वो उनको जो है ना ये बल्कि आगे टच करती है देवी दाता रोड को। ढोकावान से आगे निकलें डोगाजी के मुकाम पर ये टच करती है, तो वहाँ से ये सारा इलाका जो दरमियान से होता हुआ लिंक ना हो गया है। लिंक हो गया है। और ढोकावान से आप निकल के चल के आगे दरकाली खुर्द से वो बाबा एक दरबार है शाह साहब का, वहाँ से
आप वो रोड काइया रोड उसको बोलते हैं, यानी दरकाली खुर्द और बरास्ता काइया रोड, वो चक सबज से होती हुई बंदोड़ रोड जो है ना जंगल से जा रही है, जो बंदोड़ से होते हुए चक वैली रोड को टच करती है, बड़ी मोड़ा स्टॉप है। तो वो ये सारा इलाका उस रोड से भी लिंक हो गया है। तो ये जो साजिद साहब ने यानी हमारे ऊपर बड़ा एतमाद किया और हमें बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन किया, और यूसी जंगल के अवाम, दूर दराज वो इलाके हैं, बहुत खस्ता हालत में उनके रोड्स थे, उनके मामलात वो बड़े मुश्किल में थे वो अवाम जो है ना वहाँ पे। तो उन्होंने ये मुतालबा भी रखा हुआ था, और उस पे जो साजिद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें वो उस इलाके को जो है ना वो ये ग्रांट दी और रोड मुकम्मल करवाई। वहाँ पे हमारे दोस्त थे सैयद आमर अब्बास शाह साहब, जो जनरल कौंसलर हैं दरकाली खुर्द वार्ड में, और इधर दरकाली कलां में सैयद जैगम अब्बास नकवी साहब, सैयद ज़िया हैदर शाह साहब और दीगर इनकी टीम जो थी ना वो सारी जो है वो इस काम में लगी रही, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये काम करवाया। तो इंशाअल्लाह ताला ये तकरीबन कितनी कास्ट है ये जी, इन सारे जितनी भी ये सड़कें तकरीबन बनी? 28 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं जी ये रोड के। बाकी जो इसके अलावा जो थे वो गली नाली का जो प्रोजेक्ट थे वो भी चलते रहे, कभी 50 लाख, कभी 60 लाख, कभी 80 लाख करोड़ रुपया, तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपया जो है ना वो ये गलियों नालियों के प्रोजेक्ट्स में भी यूसी जुगल में ये खर्च हुए हैं। तो ये तकरीबन 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आप कह लें कि ओवरऑल तकरीबन इस इलाके को इस मिला है। इलाके में ये एमपीए साहब ने जो ना में जो पिछले आप समझें कि 40-50 साल से नज़रअंदाज किया जा रहा था। जी बस सबका हुकूमतों का ये, मैं वैसे तनकीद तो नहीं है ये बात, लेकिन ये है कि जो हालात हैं वहाँ पे, जो आवाम है, आप खुद जाकर वहाँ पे लोगों के व्यूज़ लें, आपको मुकामी लोग बताएंगे कि हमें बहुत अरसे से, क्योंकि ये रोड बनी थी गालबन 80 की दहाई में, जी जी। उसके बाद ये रोड नज़रअंदाज कर दी गई, बहुत सी हुकूमतें आई, हमारे यानी इस इलाके के जो एमपीए थे वो भी हुकूमतों में रहे, साबका अदवार की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं की या प्रायोरिटी नहीं दी। काम तो उन्होंने किए होंगे, लेकिन इस रोड को, इस इलाके को, पसमानदा इलाका था, इसको उन्होंने पसमानदा रखा और प्रायोरिटी नहीं दी, और जिस वजह से ये रोड जो है ना ये मेरे ख्याल में चौधरी साजिद साहब के हिस्से में आई, और उन्होंने इस काम को तरजीह बुनियादों पे, प्रायोरिटी बुनियादों पे, पहले सबसे पहले जो रोड बनी PP9 में वो जंगल रोड बनी है। तो ये तो साहब आप ये बताएं कि बल्दियात का कितना अहम किरदार होता है इलाकाई तामीर और तरक्की में, क्योंकि अगर बल्दियात ना होता, आप ना होते, तो शायद ये रोड भी इसी तरह रह जाती। जी मैं अर्ज करता चलूँ जी, ये बल्दियात तो सियासत की नर्सरी है ना, नर्सरी जब तक ना होगी तो पौधा बड़ा नहीं होगा, दरख्त नहीं बनेगा। तो बल्दियात ही एक अर्ली स्टेज है सियासत की, और उसमें एक बड़ी ये बात होती है कि मसाइल जो होते हैं ना आवाम के, वो उनकी दहलीज पर, उनके दरवाजे पर हल होने का एक मौका होता है बल्दियात। तो बल्दियाती नुमाइंदा जो होता है वो हर वक्त अवेलेबल होता है अवाम के लिए, उन अवाम को जो ना दूर दराज सफ़र करके नहीं जाना पड़ता है, उनकी अप्रोच में होता है। तो बल्दियाती नुमाइंदा आगे फिर हुकूमत के जो ऊपर नुमाइंदे होते हैं उनकी अप्रोच में ज़्यादा आसानी से होता है। तो ये एक लिंक अप होता है। तो इसके अलावा बल्दियात के अपने फंड्स भी होते हैं, यूनियन काउंसिल के अपने फंड्स भी होते हैं, उससे भी हमने काम करवाए हैं। लोगों के, अवाम के मसाइल जो थे वो गली नाली के और दीगर जो मसाइल थे वो भी हमने, जब हमारी वो बल्दियाती जो सिस्टम था बहाल था, तो उस टाइम पे भी हमने काफ़ी काम करवाए। तो ये जब बल्दियात होता है ना जी, उसमें बड़ी आसानी होती है अवाम के लिए। तो अवाम के मसाइल उनके करीब तरीन जगहों पे हल हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो आसानी होती है अवाम के लिए। बल्दियात एक बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, और मैं ये भी कह रहा चाहूँ बदकिस्मती से इस मुल्क में जो भी जमहूरी हुकूमत आई है, हर हुकूमत ने सबसे पहले इसी का गला घोंटा है, उसने गला भी घोंटा है, और नेक्स्ट जब टेन्योर मुकम्मल हुआ तो इलेक्शन कराने से भी टाल मटोल का काम लिया है। तो बल्दियात एक बहुत ज़रूरी है अवाम के लिए, मुल्क के लिए और सियासत के लिए।
तो जहाँ भी आप चले जाएँ, पूरी दुनिया का आप विज़िट कर लें, पूरी दुनिया में घूम के आएँ, जिन जिन मुल्कों में आज एक अच्छा सिस्टम मौजूद है, हुकूमती इदारे मैच्योर मौजूद हैं, अच्छे इदारे मौजूद हैं, मजबूत इदारे मौजूद हैं, उसकी बेस यही है कि बल्दियात मजबूत है। बल्दियात मजबूत होगा तो ऊपर इदारे भी मजबूत होंगे। तो लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं, गली नाली के, एजुकेशन के, सेहत के और दीगर मसाइल जो हैं वो नज़दीक तरीन इलाकों में यूनियन कौंसिल के अंदर हल हो जाते हैं। तो आवाम की बहुत बड़ी सहूलत है ये। तो मैं ये आपके फोरम से ये भी बात जो है ना आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इन इदारों का गला ना घोंटा जाए, इन इदारों को पनपने दिया जाए, फ़ाल किया जाए, और जितने ये मजबूत होंगे, देखना नर्सरी मजबूत होगी तो ऊपर जो है ना वो दरख्त पौधा जो भी बनेगा वो भी मजबूत होगा। तो ये पाकिस्तान का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा है। तो साहब अगर देखें तो जो आखिरी आपका इलेक्शन था उसके बाद इलेक्शन भी नहीं हुए, लेकिन मुसलसल तजर्बात किए जा रहे हैं, मुसलसल तजर्बात किया जा रहे हैं। जो भी पंजाब में पार्टी आती है वो सबसे पहले एक बलदियाती सिस्टम जो है वो अपनी मर्जी का सामने ले आते हैं। तो इसमें जो यूनियन कौंसिल की अफादियत है वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक डैमेज हुई है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। कभी पता चलता है कि फलां इलाका जो है जो जोग्राफी के मुताबिक उस यूनियन कौंसिल को सूट भी नहीं करता, तो उस यूनियन कौंसिल में डाल दिया जाता है जो 17-17, 18-18 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या वजह है कि आया कि जानबूझकर इस अहम तरीन इदारे को डैमेज किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या लोगों के अंदर एक कोई ऐसी नफरत फैलाई जा रही है ताकि वो बलदियात से दूर हो जाए? बस ये बदकिस्मती है हमारी, हमारे मुल्क की। तो यहाँ तक अभी मौजूदा सेटअप का तल्लक है कि अभी नई हल्काबंदियाँ फिर पिछले दिनों हुई हैं, उसमें अखाड़ पछाड़ बहुत ज़्यादा, कुछ यूनियन कौंसिल्स ख़त्म कर दी गई, जैसे उसमें जुंगल भी निशाना बनी, यूसी जुंगल को भी ख़त्म कर दिया गया। इस तरह बहुत सी और यूनियन कौंसिल्स ख़त्म कर दी गई। हालांकि नहीं बननी चाहिए बजाय कि ख़त्म करने। आबादी बढ़ने की वजह से, आबादी जब ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है मसाइल भी बढ़ेंगे, जब मसाइल बढ़ेंगे तो उनके हल के लिए इदारे भी बढ़ेंगे। तो ये बदकिस्मती, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इदारे हम चलने नहीं दे रहे, और जो चल रहे होते हैं उनको भी अखाड़ पछाड़ के ज़रिए आए दिन हम कोई न कोई नई पोजीशन ले लेते हैं। तो इमरान खान का मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, जब हमारे इदारे PTI की गवर्नमेंट हुई तो मुअत्तल हो गए बल्दियात, तो उन्होंने एक नया सिस्टम दिया था या देने की कोशिश कर रहे थे, बाद में वो चले वो आ नहीं सका, सिस्टम लॉन्च नहीं हो सका। लेकिन खान साहब की ये जो कावश थी उस वक्त वो बहुत अच्छी थी। अगर वो सिस्टम लॉन्च हो जाता बल्दियात में तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे उसके असरात होते। देखिए पंजाब के अलावा इस वक्त BKP में बलदियाती इदारे सिंध है, बाकी बलूचिस्तान है, वहाँ तो वो चल रहे हैं, बाकी तीनों सूबों में चल रहे हैं। एक बदकिस्मती पंजाब की है कि यहाँ पर इवन कश्मीर में हालिया इलेक्शन हुए में हुए हैं, अभी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए पिछले दिनों। लेकिन ये इस्लामाबाद और पंजाब ये दोनों ऐसी पोजीशन पे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो आती है ना, और मैं फिर कहता हूँ कि ये जो हमारे माशाल्लाह का दौरा है, मुशर्रफ दौरा है, बड़े अच्छे वहाँ उन्होंने बल्दियात को जो है ना एंटरटेन किया है, 2 दफ़ा इलेक्शन करवाए हैं और बहुत से काम हुए हैं, तसलसल कायम हो गया है। और उसके बाद उससे पहले आप पीछे चले जाए तो उस वक्त भी जो माशाल्लाह का दौर था वहाँ पे आप देखें तो आपको अच्छा रिजल्ट बल्दियात के हवाले से मिले, बदकिस्मती से कि गो के हम आमर कहते हैं, लेकिन बल्दियात के लिए वो अच्छे साबित हुए हैं। जो जमहूरी दौर आए हैं, नवाज शरीफ साहब का दौर आया है या पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा है, वहाँ पे इलेक्शन अगर हुए भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट की इंतहाई तो इन्हें अदालत से बचने के लिए वो काम उन्होंने मजबूरी में किए हैं। इसके बाद अवाम ये PTI की जो आई है गवर्नमेंट, इन्होंने आते हुए हमारे इदारे मुअत्तल किए हैं, ये भी बदकिस्मती है। तो वो अगर हमें काम करने दिया जाता तो अच्छे असरात मुरतब होते, अच्छे रिजल्ट। लेकिन जैसे आप क्या समझते हैं कि जो मुशर्रफ दौर में सिस्टम था बल्दियात का वो ज़्यादा कामयाब तरीन नहीं रहा कि जिसमें तरक्याती काम भी हुए हैं, और जो बल्दियाती उस वक्त चेयरमैन था या नाज़म थे उस वक्त,
तो उनकी एक पावर भी थी, उनके पास इख्तियारात भी थे। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। ये हमें एक अमर को क्रेडिट देना पड़ता है बदकिस्मती से, कि ना चाहते हुए भी, क्योंकि अमर को कोई भी दुनिया का मुल्क जो एक्सेप्ट तस्लीम नहीं है, करता। तस्लीम नहीं करता है, और ना जमहूरियत के लिए वो कोई अच्छी बात है। तो अमर जो है वो तो जमहूरियत का गला घोंट के आता है, इक़्तिदार पे नाजायज़ कब्जा करता है। वो बहुत सारे इख्तलाफात उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन इस एंगल से अगर आप देखेंगे कि मुशर्रफ का दौर जो था ना, वो जमहूरी दौरों से, बल्दियात के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बल्दियाती दौर के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए वो बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे इदारे कायम किए, एक नया सिस्टम दिया, नाज़म और नायब नाज़म का कंसेप्ट दिया, उसके बाद कौंसलर्स, और एक यूसी की सतह पे वो, यानी पूरी एक उन्होंने वो बनाई, यूसी सतह पर वोट लेना, कौंसल बनाई, ये चीज़ें। और उन्होंने इतने इख्तियारात दिए कि लोग, अब आप अंदाज़ा करें कि हमारे ये जो MP MNA लेवल के लोग थे, ये तहसील नाज़म के लिए आके, ज़िला नाज़म के लिए ये आके इलेक्शन नहीं जी, लड़ने मुझे के लिए, याद है कि बहुत सारे वफाकी वजीर उस वक्त जिस तरह रिजाइन करके, हमारे साबका MNA साहब इधर मौजूदा, और मौजूदा स्पीकर साहब, इन्होंने भी बल्दियात का इलेक्शन लड़ा, जी जी, ज़िला नाज़म का लड़ा, और तहसील नाज़म में भी ये हमारे जो साबका कुछ MPs थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। वजह ये थी कि ये सिस्टम अच्छा था, उनको इधर अट्रैक्शन नज़र आई, इधर इख्तियारात ज़्यादा नज़र आए, तो वो लोग जो है ना इस सिस्टम में आ गए थे मुशर्रफ दौर में। तो वो कि वो 2 दफ़ा इलेक्शन हुए, अच्छा सिस्टम, और उसमें बेहतरी की गुंजाइश भी थी, उसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ थी, जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स थी, उस सिस्टम को और बेहतर करके मज़ीद लॉन्च किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा सिस्टम हमारे मुल्क में कायम हो जाता, पंजाब में कायम हो जाता, और इदारे फलते फूलते, अवाम के मसाइल हल होते। तो बस ये शरफ को मैं इसलिए क्रेडिट इस एंगल से देता हूँ कि उसके दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत अच्छा ये सिस्टम लॉन्च किया गया, वो कि उसको चलने बाद में ना दिया गया, नई हुकूमत आ गई, मुस्लिम लेकिन लीग फंड आ भी गई, दिए जी उस वक्त। बहुत फंड दिए, बहुत तरक्याती काम हुए हैं उस दौर में, बहुत अच्छे काम हुए हैं, लोगों के मसाइल बहुत बेहतर तरीके से हल होना शुरू हो गए थे। तो नेक्स्ट हुकूमत जब आई तो उन्होंने वो इदारे जो है वो ख़त्म कर दिए, या वो नया सिस्टम लॉन्च कर दिया, वो कुछ पुराना और कुछ नया मिक्सिंग करके। तो उसके बाद फिर एक दफ़ा हमारे इलेक्शन हुए 2015 में, तो ये भी चले उसका कुछ मिक्सचर ही था, लेकिन उससे बेहतर नहीं था। हमें तो तकरीबन बेख्तियार ही रखा गया, हमारे जो हाँ, पहले 2 साल पहले जी। आपको कुछ नहीं दिया गया हाँ जी, बनने, मुंतखब होने के बावजूद, बिल्कुल। और उसके बाद अभी आपकी मुद्दत बाकी थी, और वो हाँ जी, सिस्टम को, हमें तकरीबन 2-2.5 साल का वो पीरियड मिला। तो उसके बाद मुअत्तल हो गए इदारे, फिर केस चलते रहे, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि कुछ बन ना सका, तो इदारे मुअत्तल ही रहे। फिर टेन्योर पूरा हो गया, मुद्दत पूरी हो गई, उसके बाद फारिग हो गए इदारे। उसके बाद फिर अब तक इलेक्शन ही नहीं हुए, कभी नई हल्काबंदियाँ आ रही हैं, कभी क्या कानूनी रुकावट आ रही है, कभी किस तरह हुकूमतें जो हैं इससे दूर भागती हैं। जो भी जमहूरी हुकूमतें हैं ना हमारे मुल्क में, वो अच्छा, बल्दियात इसके से दूर भाग, खासकर पंजाब में दूर भागती हैं। बाकी चलें, आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इदारे चल रहे हैं, सिंध में आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान में बल्दियात चल रहा है। एक पंजाब में क्यों ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आया कि इदारे, हुक्मरान कोई खाइफ है इस नर्सरी से? ये मुझे तो यही समझ आती है कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, MNA हैं या MP हैं, शायद वो नहीं चाहते हैं कि पंजाब में बल्दियात जो है ना स्मूथली काम करे शायद। लेकिन हो सकता है कि वो भी मजबूर हों कि उनके इख्तियार में भी ये काम, ये बात ना हो कि वो इन इदारों को जो है ना वो शुरू करवा सकें या कायम करवा सकें, या इनके पीछे खड़े हो सकें कि इनको काम करने दिया जाए। मेरे ख्याल में उनकी भी मजबूरियाँ होंगी। तो फैसले तो हमारे मुल्क में ऊपर ही होते हैं ना, MP MNA से पूछ के कौन फैसले करता है, पार्लियामेंट से पूछ के कौन फैसले करता है। ये हमारे इदारे जो छुपे हुए हाथ कह लें, वहाँ पे फैसले होते हैं। तो बाकी फिर हमें जो है ना वो जो दिया जाता है, हमें उस पर अमल करना पड़ता है। हमारा बदकिस्मती है, मैं ये बात बहुत दफ़ा लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है बदकिस्मती का, हो के ऐसे हालात हैं, ऐसी पोजीशंस हैं कि बल्दियात के हवाले से कोई अच्छे अच्छा, आपको बल्दियात, फ्यूचर में बल्दियात नजर आ रहा है?
बस अभी गो की कैफियत है जी। जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में, और जो आगे इलेक्शन है, मसलन जैसे पंजाब असम्बली के हैं या आगे मरकज़ के हैं, अभी तो सारा फोकस उस साइड पे चल रहा है। तो बल्दियात की तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं है, ना किसी को कोई फ़िक्र है। हालांकि ये कोई हुकूमत ने नहीं करवाने होते, इलेक्शन कमीशन का काम है कि जैसे इदारे की मुद्दत मुकम्मल हुई, अगले इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए, रूटीन में वो चलता रहे, उसमें किसी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। पंजाब में कोई गवर्नमेंट है नहीं है, निगरान सेटअप है, तब भी ठीक है, लेकिन बल्दियात अपनी रूटीन में अपने वक्त और हालात के मुताबिक उसको कंटिन्यूटी करनी चाहिए। और इस तरह अगर कौमी असम्बली है नहीं है, मरकज़ी हुकूमत निगरान है या कोई मुंतखब हुकूमत है, वो अपनी रूटीन में चलती रहती है ना। तो वो देखें, 3 स्टेप्स है हुकूमत के, एक बल्दियाती स्टेप है, एक सूबाई स्टेप है और एक कौमी है, मरकज़ी जिसको बोलते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। तो 3 स्टेप्स जो ना, 3 हुकूमतें कह लें आप, तो 2 हुकूमतें तो चलती रहती हैं, सूबाई भी चलती रहती है, मरकज़ भी चलता रहता है। बात आ जाती है बल्दियात पे। ये जो बल्दियाती हुकूमत होती है, इसको अपनी अना की भीड़ चढ़ा देते हैं, अपनी मजबूरियों की भीड़ चढ़ा देते हैं, या अपने और जो मसाइल हैं उनको आड़े रख के और उनकी सामने उनको रख के बल्दियात को जो है ना वो पनपने नहीं दिया जाता या बल्दियात को चलने नहीं दिया जाता। इनको इनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो अब इदारे टेन्योर पूरा कर चुके हैं, मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उसके बाद कोई शेड्यूल नहीं है, और कामों में लगी हुई है गवर्नमेंट भी और इलेक्शन कमीशन भी। उनको कोई पता नहीं है कि हमने बल्दियात भी करवाना है, हल्का बंदियाँ कर देते हैं। हल्का बंदियाँ अब हो गई हैं, आगे शेड्यूल भी नहीं आ रहा अभी तक। जो तोड़ फोड़ की है नई हल्का बंदियों में, उसके मुताबिक भी अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल जो है ना वो नहीं आ रहा, ना दिया गया है। तो ये बस यूनिवर्सल जंगल का क्या फीचर है? आप देख रहे हैं कि वो दोबारा अपनी असल पोजीशन पर बहाल होगी? देखिए जी शाह साहब, ये इस जंगल सिलसिले में कोई आपकी एफर्ट भी आई है सामने? कोशिश हुई है, हमारे पास दोस्तों ने रिटें वगैरह की थी कानूनी जराजोई, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई। तो यूनियन कौंसिल की जो पहली पोजीशन थी वो बहाल नहीं हो सकी। तो इस तरह ये कि जो नया क्राइटेरिया उन्होंने मुतय्यन किया है ना आबादी का, कम अज़ कम 25,000 आबादी, उस वजह से काफ़ी सारी यूनियन कौंसिल जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। अब इसमें ये जो पंजाब असम्बली में बिल आया था ना, परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला थे अभी पिछले दौर में, तो उन्होंने ये नया बिल एक पास किया था बल्दियात का एक्ट। तो अगर वो एक्ट जब तक मौजूद है ना, तो ये जो नया सिस्टम नई हल्का बंदियाँ हैं, मेरे ख्याल में ये अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी। जब तक पंजाब असम्बली का जो बल्दियाती एक्ट है उसके अंदर चेंजिंग नहीं आती। यानी ये आने वाली गवर्नमेंट ही कर सकती है? हाँ जी, अगर वो चाहे कि हमने कोई और सिस्टम लॉन्च करना है बल्दियाती हवाले से, तो फिर हो सकता है कोई नई शक्ल बन जाए। अगर पुरानी वो जगह पे बहाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक्ट में तरमीम करना होगी जो अभी नाफज हो चुका है। तो उस एक्ट के तहत ही ये सारी अभी हल्का बंदियाँ हुई हैं। तो ये नई असम्बली जब आएगी पंजाब में, तो वो इसको देखेगी कि इस एक्ट को रखना है या कोई नया और काम करना है। अब ये भी होता है कि अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाती है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियाँ करनी हैं, पीटीआई की आ गई तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हालात को देखते हुए जो भी चेंजिंग्स करनी है वो करेंगे। अगर किसी और की आ गई तो वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करनी है। तो ये चीज़ें हैं कि जब जिसकी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्ज़ी से इदारों को ट्रीट करता है, उसके अंदर तब्दीलियाँ करता है, उसके अंदर चेंजिंग्स करके तो नए नए एक फार्मूले ईजाद किए जाते हैं जो अवाम से हो सकता है बेहतरी भी हो, लेकिन अगर वो चले तो तब ना। अभी तो बात यह है कि वो जो कोई भी नया सेटअप आता है उसको चलने नहीं दिया जाता। एक दफ़ा 5 साल का टेन्योर वो मुकम्मल करे, उसमें जो खराबियां हैं जो कमज़ोरियां हैं वो दूर करके अगले सेटअप में उनको जो है ना वो ख़त्म किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए, ताकि ये इदारे चलते रहें। जब चलेंगे तो गलतियां तो होती हैं ना, कमज़ोरियां भी होती हैं। जब चलती है कोई चीज़ या इदारा चलता है तो उसके अंदर जो जो कमज़ोरियां वो हल होना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा ये अभी तक तो ऐसा कोई मुझे दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा कि बल्दियात होगा। और जंगल का मुस्तकबल जो है वो तो अभी मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। जंगल तो नहीं, मुझे तो
बल्दियात का मुस्तकबिल भी नज़र नहीं आ रहा दूर तक कोई। जी, अभी हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर अभी मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो जैसे मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इंतज़ामी अदम इस्तेहकाम है और बहुत सारी बातों में भी हमारे मुल्क में मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा है कि हमें बल्दियात अभी वक्त पे होगा, वक्त खैर गुजर चुका है या अनकरीब कोई होगा। तो मुझे ऐसा कोई फ़िलहाल नज़र आने के चांसेस कोई नहीं है कि हल होगा बल्दियात का। जज साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें टाइम नवाजा। नाज़रीन, बहुत इसी के शुक्रिया जी। साथ इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। खुदा हाफ़िज़।